तो आपको बता रहा था भी चक्रीय साइक्लिक बेरोजगारी में समझा दूंगा, आपको कभी याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या देखा होगा उस समय कि बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। इसलिए निकाल दिया गया कि डिमांड घट गया था, लॉकडाउन था। डिमांड घट जाने से क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन भी घटाना पड़ेगा। प्रोडक्शन घटाने से क्या हो जाएगा, वर्कर को लोग काम से निकाल देंगे। दिस काइंड ऑफ आपका अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने पर सरकार क्या करती है, स्टिमुलस पैकेज लेके आती है। अर्थव्यवस्था में कुछ पैसे डाल दिया जाता है बाहर से सब्सिडी वगैरह दे करके, ताकि क्या हो जाए, डिमांड फिर से बढ़ जाए। लोगों को भी डायरेक्ट सीधे पैसे ट्रांसफर किया जाता है डीबीटी के माध्यम से, ताकि डिमांड क्रिएट हो। डिमांड क्रिएट हो तो फिर रेट बढ़ेंगे, रेट बढ़ेंगे तो उसको कर्व करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेंगे तो फिर से लोगों को नौकरी पर रख लिया जाएगा। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड साइक्लिक। कैस्केडिंग इफेक्ट होता है इकोनॉमी के अंदर में। जैसे मान लेते हैं आज किसी सेक्टर में मांग घट जाए, टूरिज्म इंडस्ट्री में मांग घट जाए, मान लो बहुत कम लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, तो साल 2 साल बाद टूरिज्म इंडस्ट्री में मांग घटने के बाद क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जितने टूरिज्म इंडस्ट्री में था उनको कंपनियां काम से निकाल देंगी। अब धीरे धीरे एक इंडस्ट्री, अब बोलो कि टूरिज्म भाड़ में जाए, उससे हमको क्या मतलब। एक इंडस्ट्री कोई अकेले नहीं डूबता है, उसका फर्क सभी इंडस्ट्री पर पड़ता है। मान लें कि भारत में 2-5 लाख 10 लाख लोग होंगे जो उनका भरण पोषण आजीविका परिवार टूरिज्म इंडस्ट्री पे चल रहा होगा। अब कम से कम ऐसे 2, 4, 5, 10 करोड़ लोग होंगे जो भी टूरिज्म इंडस्ट्री से इनडायरेक्टली प्रभावित होंगे। मान लो कि बस स्टैंड के पास में जो जूनागढ़ के पास में जो बैठ करके चाय फुचका का दुकान लगा रहा है, वो भी तो टूरिज्म इंडस्ट्री की उम्मीद से है कि लोग घूमने आएंगे, यहीं पे खाएंगे। तो बहुत सारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं। इसको बोलते हैं इकोनॉमी का इनेबल बिजनेसेस होता है। वो जब डाउन होता है तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, सारे सेक्टर्स पे इफेक्ट आता है। इसलिए सरकार जो भी इंडस्ट्री डूब रहा होता है उसको बेल आउट करती है। बेल आउट करना मतलब बचाती है। सरकार का मूल काम होता है जो इंडस्ट्री डूब रही है उसको बेल आउट करना। बेल आउट करना मतलब बचाना। तो उसी उद्देश्य से साइक्लिक, ताकि साइक्लिक चक्रीय बेरोजगारी किसी सेगमेंट में ना आए। ओवरऑल पूरी इकोनॉमी में चक्रीय बेरोजगारी का आपने एक शानदार दौर देखा है। आपको 2008 याद नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ याद होगा क्या, 2020। आपने पहली बार इकोनॉमिक साइकिल में रिसेशन कब देखा है, 2020 में, लॉकडाउन। ऐतिहासिक देखा आपने, देखा अभी तो। मैंने 3 देखे हैं सर। हमें सीरियसली 1991 बिल्कुल याद नहीं है। सुना था रिसेशन था, बट मेरा उम्र मात्र 3 साल का था, वो भी नहीं सुना था। लोग बताते हैं किताबों में पढ़ा हूं। 1998 99 2000 के आसपास आया था। तो इंडिया में रिसेशन आने का एक रीजन था क्या, कि भाई अचानक से भारत में पूंजी निवेश बढ़ करके और फिर घट गया था। जैसे 1991 में भारत में पूंजी निवेश शुरू हुआ आना विदेशों से, बहुत लोग आए और भारत में राजनीतिक अस्थिरता आ गया था। समझिएगा, पॉलिटी नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। सरकारें घटपट बदलने लग गई थी कि वाजपेयी जी बन रहे हैं, फिर वाजपेयी जी जा रहे हैं, फिर वाजपेयी जी बन रहे हैं, फिर देवगौड़ा साहब आ रहे हैं, फिर वो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पढ़ाया हुआ है आपको। तो विदेशी पूंजी भारत से सब बाहर जाने लगा कि भाई इनका तो खुद का भरोसा ही नहीं है, सरकार का स्थायित्व नहीं है, राजनीति में तो इकोनॉमी भी स्टेबल नहीं होना है। तो अचानक से सारी इंडस्ट्रियल कैपिटल बाहर जाने लग गया था। तो अब अचानक से रिसेशन आया और प्राइवेट सेक्टर में, सीमेंट प्लांट के अंदर, कपड़े मिल के अंदर जितने मजदूर सब काम कर रहे थे वो लौट लौट के वापस घर आने लग गए, प्लांटें बंद होने लग गई और महंगाई भी बढ़ रहा है। ये कोई डिमांड या सप्लाई प्रोन इन्फ्लेशन नहीं था, ध्यान देना। ये क्या हुआ था, कैपिटल बाहर जा रही थी। वाजपेयी जी जब पूर्ण बहुमत के सरकार बनाए थे, बाद में आकर के 1999 2000 में बहुत बड़ी चुनौती थी उनके सामने। कैपिटल बाहर जा रहा था सारा, राजनीतिक अस्थिरता के बीच में। और देश की जनसंख्या इतना ज्यादा है कि कपड़े पहनने के लिए हम बैठे हुए हैं कि हमें कपड़े ला के दो, और कपड़े बनाने वाली मिलें सारी भारत की बंद होकर जा रही है पैसे लेके के वापस, और इंडिया वाले कितने कपड़े बना रहे थे, सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे काम होता था अपने यहाँ। एक सिचुएशन समझ पा रहे हो, सरकार क्या करेगी फिर। स्टेबल गवर्नमेंट आया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय, वाजपेयी जी की सरकार आया था, और वाजपेयी जी ने एफडीआई एफआईआई को लेकर काफी काम किया था, विदेशी पूंजी को फिर से आकर्षित किया। 4 साढ़े 4 5 साल की ढंग की सरकार चली थी। उसके बाद क्या हुआ, ठीक ठाक गाड़ी पटरी पे आ गया था और आईटी बूम हुआ, खूब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रांति आई, कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, ढिमकाना फिलाना, देश एक अलग ही रास्ते चल दिया। देश अलग रास्ते चल रहा था, इंडिया शाइनिंग का नारा देकर के बाद में चुनाव हुआ।
जनता का मन, वाजपेयी जी को हरा दिया गया और फिर से कौन आए, मनमोहन सिंह जी की सरकार आती है। और वो साल कौन सा रहता है, 2004। 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो देश और तेजी से रैपिड ग्रो किया सर। मनमोहन सिंह जी का जो ग्रोथ साइकिल था यूपीए वन का खतरनाक, लोगों को, पूरी दुनिया को बहुत भरोसा हुआ किसपे, मनमोहन सिंह पे, क्योंकि यही बंदा थे जो इंडियन इकोनॉमी का ताला खोला था। भारतीय अर्थव्यवस्था का ताला किसने खोला था, वित्त मंत्री के हैसियत से मनमोहन सिंह जी। हालांकि कांग्रेस पार्टी का एक स्ट्रेटजी था कि नरसिम्हा राव को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करने देना है। हालांकि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव जी के वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी को ही आपका आईएमएफ डायलॉग के लिए भेजा गया था। वित्त मंत्री गए थे आईएमएफ में, डायलॉग मतलब बातचीत करके आए थे, और वहां से आपको इंडियन इकोनॉमी को ताला खोलना, मतलब बंद अर्थव्यवस्था से भारत खुली अर्थव्यवस्था की ओर गई। और एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को भारत ने अडॉप्ट किया। अब जो पूरी दुनिया को लगा कि सेम प्रधानमंत्री बन गया है, जब वित्त मंत्री बनने के बाद इतना क्रांतिकारी काम किया था कि भारत का बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया था, तो जब बंदा प्रधानमंत्री के हैसियत से है तो और बेहतर काम करेगा। जबरदस्त एफडीआई का प्रवाह आया था भारत की तरफ, खूब पैसे आए थे 2004 से लेकर के 2008 तक। फिर 2008 में एक बहुत बड़ा हादसा होता है, साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट। उस समय एम्प्लॉयमेंट चरम पे था, हर तरफ प्राइवेट सेक्टर के रोजगार, आईएम आईटी हर जगह गर्दा उड़ा हुआ था। प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार, गवर्नमेंट भी खूब वैकेंसी निकाल रही है, सब डिपेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट। विदेशों से इन्वेस्टमेंट आ रहा था क्योंकि भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है, पूंजी न्यूनीकृत, यानी कि कैपिटल मिनिमाइज है अपने पास और लेबर मैक्सिमाइज। लेबर दुनिया भर के मिलेंगे, इंडस्ट्री खोलने के लिए दिक्कत किस चीज का है, कैपिटल का। तो कैपिटल इन्फ्यूज करना, और कैपिटल बाहर से आ जाता था तो काम चलता था, नहीं आता था नहीं चलता था। अब 2008 में एक बहुत बड़ा हादसा होता है, ब्रिटेन में नहीं, सॉरी अमेरिका में। लेमन ब्रदर नाम की एक बैंक रहती है, वो बैंक डूब जाती है। सब प्राइम क्राइसिस बोलते हैं, सब प्राइम लोगों को लोन दे दिया गया था और प्राइम रेट्स पे लोन दिया गया था और मैक्सिमम लोन दिया गया था। अब वहां इकोनॉमी में इतने कैपिटल हो गए कि कैपिटल का कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो, अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं। वहां बैंकों के पास इतने पैसे हो गए थे कभी कभार के लोग उधार ले भी नहीं रहे तो जबरदस्ती दिया जा रहा है। फिर लोगों में टेंडेंसी डेवलप किया गया आपका ग्रैंड लाइफ स्टाइल का। तो मान लो कि इनकम किसी का हो मर्सिडीज खरीदने का, उसको लैक्सेस दिला दिया गया अवे फाइनेंस पे। इसको बोलते हैं सब प्राइम लोन। प्राइम लोन ठीक है, प्राइम कस्टमर जिसके औकात जितना है उस हिसाब से लोन दे रहे हो, तो सब प्राइम लोन दिया गया। इसको सब प्राइम कहने का मतलब 3 टाइप के कस्टमर होते हैं, प्राइम, सब प्राइम, और आपका आपका एक होते हैं जिनको बोलते हैं नॉर्मल कस्टमर, हम आम जो हैं। और चौथा कैटेगरी तो डिफॉल्टर्स का होता है, जो बैंक से पैसा लेकर लौटाते नहीं। डिफॉल्टर को तो लोन कोई नहीं देता है। प्राइम और सब प्राइम में सब प्राइम कस्टमर्स को काफी लोन दिया गया। तो सब प्राइम क्राइसिस आ गया, लोन दिया गया तो इकोनॉमी एकदम से बूस्ट की। जनता ने डिमांड क्रिएट किया, लोन के बेसिस पे मकान खरीदने शुरू हुआ, लोन के बेसिस पे रियल एस्टेट, तो अमेरिकी इकोनॉमी एकदम से बूम की थी। लेकिन अचानक से लिमन ब्रदर एक बहुत बड़ा बैंक था, कम से कम उस बैंक की हैसियत भारत में पीएनबी जैसी हैसियत मान लो, इतना बड़ा बैंक था। उतना बड़ा बैंक करप्ट हो गई, क्रैश कर गई, क्योंकि लगभग साल भर से उसके रीपेमेंट आना बंद और एनपीए हो गया। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां बोलते हैं। बैंकों का ऐसे लोन जो चुकाते नहीं है हम, वो क्या हो जाता है, एनपीए। एनपीए का बोझ तले लीमन ब्रदर क्रैश कर गया, डूब गया। उसका प्रभाव ये पड़ा था कि एक दिन में आपका सेंसेक्स निफ्टी जो होता है, सर्किट पे सर्किट मार मार के गोते मार मार के लगभग 65% तुम्हारा बाजार उड़ गया था, यानी हमारा बाजार उड़ गया था। अमेरिकी बाजार ही डगमगा गई तो फिर इमर्जिंग मार्केट पे क्या भरोसा। मान लो कि तुम बहुत बड़े व्यापारी हो और तुम्हारे घर में 50-60 लोग हैं इन्वेस्टमेंट करने वाले, तो दुनिया के अलग अलग देशों में जाके इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, और तुम्हारा घर ही में कोई बैंक डूब जाएगा तो सबसे पहले कॉल करके क्या बोलोगे सबको, पैसे लेके सब ले एक बार वापस आओ। इंडिया से सारा कैपिटल निकलना शुरू हो गया था, बहुत बड़ी क्राइसिस थी। और हम इतने बड़े क्रांतिकारी लोग हैं कि उसी साल हम बीटेक करके निकल रहे थे 2009। हाँ, 2008 में घटना शुरू हुआ, इसका इफेक्ट 2009 में बड़ी बुरा आया था। सत्यम, भारत का उभरता हुआ बिल गेट्स, सत्यम कंपनी के मालिक लिंगपति राजू। मैं तो हमेशा कहता था कि इंडिया में अगर कोई बिल गेट्स बनेगा तो आपका सत्यम कंपनी का मालिक। हमारा सत्यम में प्लेसमेंट हो रखा था, कागज लेके घूमते रहते कि हम सत्यम में प्लेस्ड हैं। पता पड़ा सत्यम कंपनी डूब गई। कोई इंटरनल ट्रेनिंग का मामला था, डूब गई। 2008-9 में देश का हालात एकदम से आपका
मामला क्रैश हो गया। बट ध्यान दीजिएगा, इंडिया से पैसे बहुत वापस गए, फिर भी अपना बाजार टिका रहा। किस वजह से? डोमेस्टिक कैपेसिटी बहुत बढ़ गया था उस समय तक, डोमेस्टिक सेविंग बहुत बढ़ गया था। और एक स्टेटमेंट दे दिया था, आपका वित्त मंत्री उस समय नहीं तो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी ने, कि इंडिया की इकोनॉमी में कुछ ब्लैक मनी है जो इस झटके को बर्दाश्त करने का काम आई है। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत हमलावर हो गई थी, हालांकि बट ये सच था। ऐसी स्थिति में जब तुम्हारे एक्चुअल इकोनॉमी से पैसे तेजी से गायब होते हैं ना, तो सपोर्ट कौन आता है? ब्लैक मनी। जहां बैठे हैं पैसे ले लेके लोग, वो क्या करते हैं, वो अपने दूसरे रास्ते से इन्वेस्ट कर करके कम से कम क्रैश होने से बचाते हैं। पूरी दुनिया दंग रह गई थी 2009 में। उम्मीद था, लोग कहते थे कि निफ्टी 100 रुपए आ जाएगी, 100 रुपए, खत्म, भारत का बाजार सब बर्बाद, खत्म। लेकिन उतना नहीं हुआ था जितना डरा था, उतना नहीं हुआ था। जनता इस बात को लेकर बहुत खुश थी, जनता में डरा बहुत दिया गया था। न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले कहने कि अब तो देश का इकोनॉमी एकदम जीरो पे आ जाएगा, बट संभाल लिया गया था उस समय। 2009 की बात बता रहा हूँ। फिर से जैसे 9 आया, उसके बाद इनको चुनाव 9 में लड़ना था, 9 में चीजें ठीक दिखा दिया गया, पैसे डाल के इंडस्ट्री को बम कर दिया गया, तो फिर क्या हुआ? चक्रीय बेरोजगारी फिर से खत्म। दोबारा चुन के कौन आते हैं? उस समय एक पैसे डालने के लिए इकोनॉमी में बहुत बड़ा काम किया गया था, याद करिए वो काम क्या था? नरेगा। नरेगा 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 का एक्सटेंशन। आप जब भी नरेगा पढ़ेंगे तो यूपीए फर्स्ट याद करिएगा। 2004 से लेकर के 2009 के सरकार के बीच नरेगा में सबसे ज्यादा काम हुआ था। उससे क्या हुआ था? हमारे डोमेस्टिक मार्केट में पैसा चला गया, डोमेस्टिक मार्केट में पैसा गया, गरीबों को पैसा मिला। तो गरीब आदमी पैसा लेकर के सबसे पहले उसको जमा नहीं करता है, वो खाता है, वो सबसे बढ़िया कस्टमर होता है। किसी गरीब को पैसा दोगे, सबसे पहले क्या मार्केट में लेके जाएगा? कंज्यूम करेगा। तो कंजम्पशन बढ़ गया, कंजम्पशन बढ़ा, इंडस्ट्री पुश, बेरोजगारी फिर से खत्म। फिर आएगा आपका यूपीए 2 की सरकार। यूपीए 2 की सरकार फर्स्ट क्लास चली। 2014 में लगा कि भाई और ज्यादा गड़बड़ है, डोमेस्टिक कंजम्पशन को और बढ़ाओ। गड़बड़ कहां से हुआ? रैपिड ग्रोथ। 2014 का टारगेट ही ये था, 9 से 14 का रैपिड ग्रोथ। और रैपिड ग्रोथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इतने बड़े बड़े हो रहा भारत निर्माण, स्लोगन पढ़ते होगे तुम, तो बच्चे होगे उस समय, लाइनें चलती थी, हो रहा भारत निर्माण। भारत निर्माण प्रोजेक्ट के तहत इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे थे, काम बहुत हो रहा था। ऐसा नहीं कि आज अकेले काम हो रहा है, बट सर काम के साथ साथ भ्रष्टाचार भी बहुत हो रहा था। काम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। काम 100 रुपए का पैदा हुआ होने का 40 रुपए का हुआ, 10 रुपए इसके फंड में, 20 रुपए उसके फंड में, ऐसे हो रहा था। उसी दौर में आपने देखा होगा कोल ब्लॉक की नीलामी, जिसको कोलगेट बोला गया। उसी दौर में आपने देखा होगा स्पेक्ट्रम नीलामी, जिसको 2G घोटाला बोला गया। उसी दौर में आपका कॉमनवेल्थ गेम में दिल्ली पुलिस, बहुत सारे काम हुए, मैं तो साफ कहूंगा, और बहुत सारे घोटाले हुए। काम और घोटाला दोनों साथ साथ चल रहा था। बोलो दिक्कत इकोनॉमी को? फर्स्ट क्लास इकोनॉमी चल रही थी, घोटालों से इकोनॉमी को लेना देना। मार्केट ये मान के चलती है काम होगा तो घोटाला। इंडस्ट्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, स्टॉक मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है घोटाला हुआ, वो मान के चलती है। व्यापारी लोग बैठे हैं ना सर ऊपर में, अंबानी अडानी बैठे, उनको पता है कि काम, तो क्या लग रहा है आज भी घोटाला हो रहा है? अडानी वाला पेपर का चेक हो गया क्या मामला? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, मार्केट इंडस्ट्रियलिस्ट इसको मानती नहीं, जनता में टेंशन है कि घोटाला हो गया, हमारे पैसे लूट लिए गए। भाई तुम्हारे पैसे तो सरकार लूटेगी या तो इंडस्ट्रियलिस्ट लूटेंगे, तुम तो लूटे जाओगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ओवरऑल क्या हो रहा है। अब देखिए 14 में सरकार बदलती है, फर्स्ट क्लास काम चल रहा है सर। एक बार सरकार आ गया, मोदी जी का इंडस्ट्री फिर से खुश। कोई बात नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार में बड़ी समस्याएं गई थी, रेट टेपिज्म बढ़ गया था। एक तरफ सोनिया को कन्विंस करो, मनमोहन सिंह जी को कन्विंस करो, पता पड़ रहा है मंत्री जी का अलग चल रहा है फाइलें। तो इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़े परेशान थे। अचानक से सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो एकदम कभी कसीदे करते थे सोनिया गांधी का, वो अचानक से परेशान क्यों हो गए? पावर सेंटर अलग अलग बट गया था। कोई भी व्यापारी चाहता है कि हम घूस देने को तैयार है, बट बता दो देना किसको है। 5 आदमी मत आओ मांगने के लिए पारा पारी। समझ में आ रही बात? मान लो ये बहुत बड़ा व्यापारी है, इसको कोयला का खदान का लाइसेंस लेना है धनबाद में, है ना, रामाधीर सिंह से। रामाधीर सिंह नहीं जानते तो ठीक है, गैंग्स ऑफ वसेपुर का एक कैरेक्टर है। मान लो ये रामाधीर सिंह में हूं, अरे आया खदान लेने के लिए मेरे पास, तो मैं क्या बोलूंगा? बोला बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये किसके पास जाएगा? सोनिया गांधी के पास गया,
सोनिया गांधी से जैसे डील करके निकल ही रहा है बाहर, बाहर मिल गए उसको कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी, बोले कि भैया हमारे यहाँ तुम नहीं आए, सीधे सोनिया गांधी के पास कैसे आ गए। उसके बाद बीच में 4 दलाल और मिल गए कि मैं होने नहीं दूंगा, मैं मनमोहन सिंह से फाइल रुकवा दूंगा। तो ये क्या बोलेगा कि यार गजब नहीं है सिस्टम, एक आदमी तय कर लेता बैठ करके कि किसको देना है, कितना देना है। आज यही चल रहा है सर, आज व्यापारी खुश है, एक व्यक्ति जो कह दिया उसको टालने की ताकत अब किसी में नहीं है, और व्यक्ति स्वयं प्रधानमंत्री जी। इंडस्ट्रियलिस्ट को और कुछ नहीं चाहिए सर, सहूलियत चाहिए, दैट इज कॉल्ड लेस रेड टेपिज्म, कम लाल फीता सही। इसके वजह से क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलिस्ट और बढ़िया से भारत में इन्वेस्टमेंट, सब तगड़ा इन्वेस्टमेंट आया, एनडीए फर्स्ट में भी तगड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है सर, एनडीए सेकंड में भी बढ़िया इन्वेस्टमेंट आ रहा है सर विदेशों से, इमर्जिंग मार्केट। और अभी स्थिति यह है कि एमएस मॉर्गन स्टैनली बहुत बड़ा वो है सर, संगठन है, संगठन कह रहा हूं, मॉर्गन स्टैनली बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ब्लैक रॉक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स कहता है कि अगर मैं 100 रुपए फॉरेन में इन्वेस्ट करूंगा तो उसमें से अकेले 20 रुपए कहां इन्वेस्ट करूंगा, भारत में। बहुत बड़ी बात है सर, कोई नहीं रोक सकता। 10-15 साल इंडिया के ग्रोथ इकोनॉमी को कोई रोकने वाला नहीं है, बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए। फिर आगे सर कहते ना, जैसी गाड़ी फुल स्पीड में चलता है कि एक स्पीड ब्रेकर आता है, गाड़ी फुल स्पीड में चल रहा था, स्पीड ब्रेकर आया 2020 मार्च फेब जैन, दिन आज भी याद है सर, 24 मार्च 2020, 2 लोअर सर्किट लगा था आपके इंडेक्स पे। एक ऐसा बच्चा जिसकी सैलरी थी 50,000 रुपए की, गलती से कॉल पुट खेला करता था, गलती से उसने 10,000 रुपए का होली के आसपास में 20 मार्च के आसपास में जब उसने सुन रखा था मार्केट टंबल कर रही है, गलती से उसने ले रखा था पुट, ले लिया था कि 10,000 रुपया मान लो, बुरा न मानो होली है। जब 24 मार्च 25 मार्च 26 28 28 मार्च, वो बाद में उसको ध्यान भी नहीं था कि क्या हुआ, उसके बाद जब वो देखता है मार्च एंड में, क्योंकि उस पर एक्सपायरी था मार्च एंड मंथ एक्सपायरी में, ये उसके 10,000 रुपए उस समय तक पुट में बने हुए थे, लगभग 50 लाख प्लस। तुम्हें लगा होगा कि आदमी तो बहुत अमीर बन गया होगा, नहीं। अभी उस व्यक्ति को मैं पर्सनली भी जानता हूं, पूरे 50 लाख रुपए वो खराब कर लिया था अगले 6 महीने में। कैसे गया, फिर और खेलने लग गया, कॉल पुट मार्केट पैसे ले ली सारा वापस, सिर्फ 6 महीने लगे। हाँ, उसी लॉकडाउन में, लॉकडाउन लग गया, घर वापस आ गए इंडस्ट्री से सारे, और दिन भर मोबाइल में क्या करते थे, कॉल पुट सारे पैसे इंडस्ट्री वापस ले ली। बोले कि बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया होगा, नहीं। बहुत बड़ा इन्वेस्टर बन गया होगा, नहीं, नौकरी कर रहा है चुपचाप। बोला गलती क्या हुई उससे, अचानक पढ़ा लिखा कुछ था नहीं, कॉल पुट में ऐसे लगा देता था, हर मंथली एक्सपायरी में कुछ ना कुछ करता था, और अभी भी करता है हालांकि, लेकिन अब तो काफी सीख गया है। हर मंथ में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ का एक्सपायरी खेलता है वो। जैसे मार्च सीरीज शुरू हुआ है, सपोज कर लो मार्च सीरीज शुरू हुआ है, वो अंदाजा लगा लेगा कि मार्च एंड तक मार्केट 10% ऊपर जाएगा या 10% नीचे, और वो रिस्क रिवार्ड में उसका 10,000 रुपए लगाता है। अभी उसकी सैलरी 2-2.5 लाख महीने की है, तो वो कहता है हम 5% तो लगाते ही रहेंगे, मजा बहुत आता है। वो कहता है, दोस्त है मेरा, बोला कि 5% लगा देते हैं। अब होता क्या है, 12 महीने में से 7-8 महीने उसके बैठने लग गए हैं, 4-5 महीने उसके नहीं बैठते हैं, तो 1-2 महीने का इनकम वो निकाल के ले जाता है। और होता है क्या है, मंथली एक्सपायरी में अगर तो 5-10,000 रुपए लगा के छोड़ देते हो, मंथली एक्सपायरी में लगा के छोड़ते हो, तो वो या तो जीरो बनेगा, तो डूबने का चांस कितना है, 10,000, या तो आपका कम से कम 8-10 गुना हो जाता है। तो मान लेते हैं, तो जानता ही है, मान लेते हैं कि वो उसके 7 महीने में जीरो बन गए, एक भी महीना जबरदस्त उसके ट्रेड के अकॉर्डिंग पकड़ा गया रनवे, मैंने उसको दिया हुआ इस महीने का ट्रेड, कॉल साइड में आ जा। हालांकि मार्च पुट साइड का महीना है, बट बोला कि इस बार मार्च अलग है सर, इलेक्शन मार्च है, मोदी जी पे भरोसा कर बेटा, मोदी जी पे भरोसा कर। मैं मोदी जी की क्रिटिसिज्म कर देता हूँ, जैसी बात स्टॉक मार्केट की होती है मोदी जी तरफ आ जाता हूँ, जिधर मोदी उधर में। भैया डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड क्या है, मोदी है तो मुमकिन है, बस ट्रेंड यही ना मार्केट का, यही तो प्रॉब्लम है। कुछ ना ट्रेडिंग में भी भावुक हो जाते हैं कि नहीं मैं तो मोदी जी के अगेंस्ट काम करूंगा, बर्बाद हो जाओगे। लड़ना नहीं है, जिधर मोदी बोले उधर पैसे लगा दो, पीएचयू में बोले पीएचयू में लगा दो, नाली में बोले नाली में लगा दो, क्या पता सीवेज का स्टॉक चल जाए। मैं बता रहा हूं तुमको, तो ये सीखने वाली बातें हैं सर।
फिर मार्केट टंबल किया। ये तुमने देखा है, तुम्हारे आंख के सामने हुआ घटना है, बाकी बकवास था, तुम जानते क्या थे, कहानियां सुन रहे थे। ये तुमने आंखों से देखा, बेरोजगारी बढ़ी आंखों से देखा, लोगों को जॉब से निकाला गया आंखों से देखा। आज वो सब कोई बेरोजगार है क्या जो जॉब से निकले 2 साल पहले? वहां पे सबको जॉब मिला। कैसे मिला? सक्रिय बेरोजगारी समाप्त। सक्रिय बेरोजगारी समाप्त करने की स्थिति सरकार के पास सबसे आसान होता है। इंडस्ट्री में पैसे डालो, समाप्त। एक्चुअली सरकार जो किसी कभी नहीं खत्म कर सकती है वो है प्रचंड बेरोजगारी।